आज बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई की जो थी एक बाघ और एक शेर के बीच। एक तरफ था मैसूर का ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ उभरता हुआ ब्रिटिश एम्पायर। ये कहानी है 30 साल तक चले एक ऐसे टकराव की जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं 18वीं सदी के दक्षिण भारत में। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी, बहुत उलझी हुई शतरंज के बिसात जैसा था। इस बिसात पर कई बड़ी बड़ी ताकतें अपनी चालें चल रही थी। एक तरफ थे निजाम, दूसरी तरफ मराठे और उन्हीं के बीच था मैसूर। और हाँ, एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैसूर जैसा एक अकेला राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के सामने 30 साल से भी ज्यादा कैसे टिक पाया। वो साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। चलिए पता लगाते हैं इस हैरत अंगेज कहानी के बारे में। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स से। वो शख्स जिसने मैसूर को एक छोटी सी रियासत से एक बहुत बड़ी ताकत बनाया। देखिए, 18वीं सदी के बीच में मैसूर पर वाडियार वंश का राज तो था, पर वो सिर्फ नाम के राजा थे। असली पावर तो उनके मंत्रियों के हाथ में थी और माहौल कुछ ऐसा बन चुका था कि अब किसी नए चेहरे के आने की पूरी गुंजाइश थी। और वो नया चेहरा थे हैदर अली। सोचिए, उन्होंने मैसूर की फौज में एक मामूली सिपाही के तौर पर शुरुआत की थी। पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनकी फौजी समझ और सियासी दांव पेच इतने कमाल के थे कि 1761 आते आते वो मैसूर के असली शासक बन गए। हैदर अली को एक बात बिल्कुल साफ थी, अंग्रेजों को हराना है तो उन्हीं के तरीके अपनाने होंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रांसीसी एक्सपर्ट्स को बुलाया, अपनी आर्मी को मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करवाया और डिंडीगुल में एक नया आधुनिक हथियारों का कारखाना खोल दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही एंग्लो मैसूर युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को ऐसी टक्कर दी कि उन्हें हार मानकर 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो हैदर अली ने तो एक मजबूत नींव रख दी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और कमान आती है उनके बेटे के हाथ में। एक ऐसा बेटा जिसे विरासत में एक ताकतवर राज्य तो मिला, पर उसका सपना था इसे एक मॉडर्न स्टेट बनाने का। और ये थे टीपू सुल्तान। 1782 में जब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध चल ही रहा था, तभी उनके पिता हैदर अली की मौत हो गई और वो गद्दी पर बैठे। लेकिन टीपू को सिर्फ एक योद्धा समझना बहुत बड़ी भूल होगी, वो उससे कहीं कहीं ज्यादा थे। टीपू की सोच, खासकर फौजी मामलों में, अपने जमाने से बहुत आगे थी। उनकी आर्मी को फ्रांसीसी अफसर ट्रेन करते थे और उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी, मैसूरी रॉकेट। ये दुनिया के पहले लोहे के केस वाले रॉकेट थे। यही नहीं, उन्होंने एक मॉडर्न नेवी बनाने की भी कोशिश की और फ्रांस, तुर्की जैसे देशों में अपने एम्बेसडर भी भेजे ताकि एक मजबूत गठबंधन बन सके। और जैसा मैंने कहा, टीपू सिर्फ एक फौजी नहीं थे, उन्होंने अपने राज्य को इकोनॉमिकली भी मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपनी नई करेंसी चलाई, एक नया कैलेंडर बनाया, यहाँ तक कि चीनी और रेशम की सरकारी फैक्ट्रियां भी लगवाईं। मैसूर में रेशम की खेती शुरू करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इतने प्रभावित थे कि खुद को सिटीजन टीपू कहते थे। तो ये थी एक पिता और पुत्र की कहानी। एक ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया और दूसरे ने उसे आधुनिक बनाने और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से बचाने की जिम्मेदारी उठाई। ये 2 पीढ़ियों का संघर्ष था। अब बात करते हैं उस महाटकराव की, क्योंकि एक तरफ मैसूर था जो फैल रहा था और दूसरी तरफ थे अंग्रेज जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसे में 2 इतनी बड़ी ताकतों का टकराना तो तय ही था। ये पूरा संघर्ष 4 बड़े युद्धों में लड़ा गया और हर युद्ध के साथ कहानी बदलती गई। पहला युद्ध मैसूर ने जीता, दूसरा लगभग बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन तीसरे युद्ध के बाद से अंग्रेज हावी होने लगे और चौथा और आखिरी युद्ध मैसूर की किस्मत का फैसला करने वाला था। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पासा पूरी तरह पलट गया? जवाब भारत में नहीं, यूरोप में था। नेपोलियन। जब नेपोलियन ने पूरी दुनिया में अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू किया, तो भारत में टीपू जैसा दुश्मन जो फ्रांस का दोस्त था, वो अंग्रेजों को खटकने लगा। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये अब जिंदा रहने की जंग बन गई थी। और यहीं से बाघ के आखिरी दौर की शुरुआत होती है। एक ऐसा टकराव जो दक्षिण भारत का भविष्य लिखने वाला था।
टीपू जानते थे कि उनके खिलाफ कितनी बड़ी ताकतें एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन झुकना वो उनके स्वभाव में नहीं था। उनका एक मशहूर कॉल है जो उनके जज्बे को बखूबी दिखाता है। तो साल 1799 में अंग्रेजों ने अपने सहयोगियों यानी निजाम और मराठों के साथ मिलकर टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। टीपू ने किसी बाहरी मदद का इंतजार नहीं किया। वो खुद अपनी सेना की कमान संभालकर मैदान में उतरे और अपनी आखिरी सांस तक लड़े। वो तारीख थी 4 मई 1799, जिस दिन टीपू सुल्तान अपने किले की हिफाजत करते हुए मारे गए। ये वो दिन था जिसने भारत में अंग्रेजों की जीत का रास्ता लगभग साफ कर दिया। तो टीपू की हार के बाद मैसूर का क्या हुआ, इसका अंजाम क्या निकला, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये था हार से पहले का मैसूर। हैदर और टीपू का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा, ताकतवर और आज़ाद साम्राज्य। इसका मालाबार तट के अमीर व्यापार पर पूरा कंट्रोल था। और ये है हार के बाद का नज़ारा। टीपू के पूरे साम्राज्य को विजेताओं ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों, निजाम और मराठों ने बड़े बड़े हिस्से ले लिए और एक छोटे से मैसूर पर वाडियार खानदान को वापस बिठा तो दिया, पर अब वो बस अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। मैसूर के पतन ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश राज के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। पर एक सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है, क्या होता अगर वो बाघ यानी टीपू जीत जाते? तब भारत का इतिहास कैसा होता? खैर, ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि भारत पर अंग्रेजों की जीत पहले से तय नहीं थी। ये एक लंबी और बहुत कठिन लड़ाई का नतीजा था।